बहू ने समझा सास को नौकरानी तो सास ने बताई सच्चाई। अरे माँ, आप तो जानती ही हैं कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई है। बोलकर गई है कि 2 महीने बाद आऊंगी। अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी। आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। माया ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा तो माँ बोली, अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। कोई नई नौकरानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है तुझे। तेरी सासू माँ है ना, वो किस दिन काम आएगी। भली चंगी तो है अभी समधन जी, और फिर तू उन्हें दादी भी तो बनाने जा रही है। इतना तो कर ही सकती है ना वो तुम्हारे लिए। जब तक ज़रूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें चलता कर देना अपने घर। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। शाम को जब उसका पति घर आया तो माया मायूसी का मुखौटा लगाए उसे चाय देने लगी। अरे माया, क्या हुआ, उदास क्यों हो। मैं सोच रही थी कि आपकी माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन वो लेकिन क्या लेकिन क्या लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज़ तो नहीं। अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ। हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे दोनों। अजी सुनते हो, आज रवि का फ़ोन आया था। सविता जी ने चहकते हुए कहा तो आनंद जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद, चलो याद तो किया उसने। क्या कहता था, ठीक तो है वहाँ सब। दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है ना, तो अपने घर बुला रहा था हम दोनों को। बेटे से बात करके तो सविता जी की खुशियाँ सातवें आसमान पर थीं। लेकिन अचानक ही सविता जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गईं। दरअसल 1 वर्ष पहले सविता जी और आनंद जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू माया जान चुकी थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी हैं, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन बिजी रहने का बहाना करती और सारा काम अपनी सासू माँ पर ही डाल देती। यह देख आनंद जी को अच्छा नहीं लगा तो बहू से बोले, बहू, तुम्हारी सासू माँ की उम्र हो गई है, थक जाती है, तो थोड़ा सा काम तुम भी करवा दिया करो। इतना कहने की देरी थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। सविता जी और आनंद जी चुपचाप खड़े अपमान सहन करते रहे और रवि अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही ना सका। सविता जी और आनंद जी अपनी सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए थे। सविता जी पिछली यादों में गुम थीं। इतने में आनंद जी बोले, अरे सविता, किन बातों में खो गई तुम। अभी तक सोच ही रही हो, जल्दी से सामान पैक करो। आनंद जी ने अपनी पत्नी सविता से कहा, तुम तो जानती हो रवि की शादी को 5 साल हो गए हैं और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियाँ आई हैं। जी ठीक है, मैं ज़रा नीता को बोल कर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल आनंद जी और सविता जी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, जहाँ नीता और विशाल अपने प्यारे से बेटे गोलू के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफ़िन सर्विस का काम करते थे। पास में ही गर्ल्स हॉस्टल था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में सविता जी और नीता का एक दूसरे के साथ खासा लगाव हो गया था। नीता के बेटे गोलू को तो उसकी सगी दादी से भी ज़्यादा प्यार करती थी सविता जी। अरे नीता, ओ नीता, सविता जी ने आवाज़ लगाई। जी आंटी जी। नीता रसोई घर से बाहर आई। अरे नीता, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सविता जी की खुशी में शामिल होते हुए नीता बोली, हाँ नीता, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है, तुम अपने टिफ़िन का काम निपटा कर मेरी मदद करने आ जाना। सविता जी बोली तो इतने में विशाल की आवाज़ आई, नीता, टिफ़िन का काम मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ आंटी की मदद करो। नीता ने सविता जी की पैकिंग करने में मदद की और सविता जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बनवा दिए। जाने से पहले रास्ते के लिए एक टिफ़िन भी पैक करके दे दिया। दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर रवि उन्हें स्टेशन से कार में बैठाकर घर ले गया।
जैसे ही घर पहुँचे तो बहू से मिलकर सविता जी और आनंद जी ने सारे मनमुटाव भूलकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। सविता जी ने घर पहुँचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली। सारा घर जो काम वाली बाई की अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, सविता जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ सुव्यवस्थित कर दिया। रोज़ाना अपनी बहू को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाया। बहू की बातों में तो जैसे मिश्री सी घुल गई थी। सारा दिन माजी माजी करके उनसे अपने सारे काम करवा लेती थी। नियत समय पर माया ने बच्ची को जन्म दिया। दादा दादी के तो जैसे पाँव की ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अजी, यह तो बिल्कुल मुझ पर गई है, सविता जी पोती को देखते ही बोली। जी नहीं, मेरी पोती के नए नक्श तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अरे, इसने तो मुझे गीला कर दिया, आनंद जी बच्ची को सविता जी को देते हुए बोले। सभी लोग ठहाके लगाकर हंस दिए। बच्ची होने के बाद सविता जी ने बहू की खूब सेवा की। बच्ची का ख्याल रखना, रसोई घर का काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना। सविता जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर भी सारा दिन अपनी बहू और बच्ची की सेवा में हाजिर रहती। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। इसके बावजूद सविता जी सारा काम बड़ी कुशलता के साथ कर रही थीं। आनंद जी घर के कामों में उनका हाथ बटा देते। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। बच्चे के लाड दुलार में सविता जी और आनंद जी का समय कैसे बीतता पता ही ना चलता। धीरे धीरे बच्ची को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। यह बात बहू माया को खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद माया की काम वाली बाई भी अपने गांव से वापस लौट आई। सविता जी के मना करने पर भी उसने यह दलील देते हुए उसे काम पर बुला लिया कि माँ जी दिन भर काम करके और बच्ची को संभाल कर थक जाती हैं। एक दिन जब सविता जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थीं, तो बच्ची ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, माया को तो जैसे बहाना मिल गया अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने का। माया और रवि ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन सविता जी का मोह तो बच्ची में ही अटका हुआ था। इसीलिए ममता वश कभी कभी बच्ची को उठा लेती थी। एक दिन जब दोनों बेटा बहू बाहर गए थे, तो बच्ची को आया को देकर गए। बच्ची लगातार रोई जा रही थी। आया उसे चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। सविता जी से बच्चे का रोना देखा नहीं गया और आया के हाथ से बच्ची को ले लिया और उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्ची चुप हो गई और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी ज़रूरत ही नहीं थी तो मुझे काम पर रखा ही क्यों? आपके सास ससुर तो बच्चे को छूने भी नहीं देते, मुझे झट से छीन लिया। अब मैं आपके घर काम नहीं करूँगी। दोनों पति पत्नी सविता जी पर ही बरस पड़े और आया को मनाने लगे। सविता जी और आनंद जी अपमान का घूंट पीकर रह गए, करते भी क्या। बच्चे के मुंह में बेटा बहू का घर भी तो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सविता जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। बहू तो पराए घर से आई है, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए। अब तो यह हाल हो गया है कि सारा दिन बैठकर बच्ची को आया संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बतियाती रहती और सविता जी पर रसोई घर के सारे काम की जिम्मेदारी पड़ गई। यहाँ तक कि आया का खाना भी सविता जी को बनाना पड़ता था और आनंद जी अपनी पत्नी की यह हालत देख मन ही मन कुढ़ते रहते। एक दिन बहू माया ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मेरी कुछ सहेलियाँ घर आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम कर देना और चाय कॉफ़ी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियाँ घर आईं तो पूरे आदर सम्मान के साथ सविता जी ने उन्हें बिठाया, अपने हाथों के बने लजीज स्नैक्स बनाकर खिलाए, उनकी खूब आवभगत की और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उसे कह रही थीं, माया, तुझे काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली हुई है, इतना लजीज खाना बनाती है, कितनी पगार लेती है, हमारे लिए भी ऐसी काम वाली ढूंढ दो। ऐसा सुनकर माया हंस पड़ी, लेकिन उससे इतना भी ना कहा गया कि यह नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सासू माँ है।
थोड़ी देर बाद सविता जी अपने हाथ धोकर अंदर आईं और सबके साथ बैठ गईं। बहू की सहेलियां कुछ सकपका गईं तो सविता जी बोलीं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सास हूँ। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता दूं। सारी सहेलियां चौंक गईं और हैरानी से माया की तरफ देखने लगीं। सविता जी बोली, बहू, माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस सिंबल है, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी करार दे देना कहाँ का स्टेटस है। बहू की भौहें तन गई थीं। उस समय वह चुप रही, लेकिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ पिताजी के लिए हैरानी की बात तो यह थी कि उनका अपना बेटा भी उनका पक्ष नहीं समझ पाया। माँ, इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको? राहुल बोला। तो आनंद जी, जो आज तक अपने बच्चों के मोह बस अपना मुंह बंद किए बैठे थे, अपना धीरज खो बैठे। छोटी सी बात? तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी की संज्ञा दे दी गई और तुम्हें यह छोटी सी बात लगती है? माफ़ करना बेटा, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी रुके तो ये मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए आनंद जी अपनी पत्नी के साथ सामान पैक करवाने लगे। यह सोचकर कि कहीं बच्ची का मुंह उन्हें रोक ना ले, उसे दूर से ही देखकर निकल गए। जिस बहू की उन्होंने इतने महीने सेवा की थी, उसी बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर अपने घर से उन्हें रवाना कर दिया और उनके अपने बेटे ने उन्हें रोका तक नहीं। आनंद जी और सविता जी पहली ट्रेन पकड़कर घर वापस आ गए। रह रहकर एक ही प्रश्न दोनों को परेशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वह कैसे गुजारा करेंगे। महीने के किराए के अतिरिक्त और कोई कमाई का साधन भी तो ना था दोनों के पास, और सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर और उसे सेटल करने में खर्च कर दी थी। आनंद जी को दिल ही दिल में ये बातें कचोट रही थीं। घर पहुंचते ही जैसे ही घंटी बजाई, नीता और विशाल के बाहर आने से पहले ही गोलू बाहर आ गया। अरे दादा दादी आ गए, आप कहाँ गए थे हमें छोड़कर? नीता ने दरवाज़ा खोला तो उन दोनों ने गोलू को अपने आलिंगन में ले लिया। उधर नीता के चेहरे पर उन्हें देखकर खुशी और हैरानी के मिश्रित भाव थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि अंकल आंटी तो 6 महीने का कहकर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वह भी सारा सामान लेकर। लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव देखकर वह दोनों सारा मामला समझ गई। अंकल आंटी, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आती हूँ। तो सभी की आंखें नम हो गईं। जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सविता जी को अपना आशियाना पाकर संतोष हुआ, लेकिन आनंद जी के दिमाग में रह रहकर वही बातें गूंज रही थीं। जैसे ही अपने कमरे में कदम रखने लगे, उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ। इससे पहले कि सविता जी उन्हें संभालती, वो निढाल गिर चुके थे। सविता जी की आवाज़ सुनकर नीता और विशाल आ गए, लेकिन तब तक आनंद जी निष्प्राण हो चुके थे। सविता जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नीता और विशाल ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। बहू बेटे को खबर दी तो दोनों अंतिम संस्कार की लोकाचारी निभाकर चले गए। अपनी माँ का हाल चाल जानने तक की जहमत नहीं उठाई गई दोनों से, लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सविता जी की हालत भी अब कुछ सामान्य होने लगी। एक दिन नीता और विशाल का बेटा गोलू कुछ बीमार पड़ गया तो उसे दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। सविता जी को तो वैसे भी खाना बनाने का शौक था, तो नीता की अनुपस्थिति में सविता जी ने टिफ़िन का सारा काम संभाल लिया। सब ग्राहकों को उनका खाना बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी हो गईं। उस समय सविता जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार विशाल और नीता ने अब अपना मकान खरीद लिया है और वहीं पर वे दोनों अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने ये मकान 2 महीने पहले ही खरीदा था, लेकिन अंकल के जाने के बाद वो आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे,
इसीलिए आंटी को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया। यह बात जानकर सविता जी भाव विभोर हो गईं। फिर अपने आप को संभालते हुए नीता के पास गईं और उसे बधाई देते हुए गले से लगा लिया। बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम दोनों को जाने ही ना दूं। सविता जी ने नीता को आश्वासन दिया कि वह बिल्कुल ठीक है और सारी तैयारियां करवा कर उन्हें भारी मन से विदा कर दिया। लेकिन अब सविता जी बिल्कुल अकेली हो गई थीं और साथ ही किराए से होने वाली आय भी अब बंद हो गई। इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करूंगी? जिस बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, उसी ने मुझे बुढ़ापे में, कहते हुए उनके गालों पर आंसू लुढ़क आए। आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी सोच कर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में बेल बजी। देखा तो हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थीं। सविता जी के पास आकर टिफ़िन सर्विस के लिए आग्रह करने लगी। आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, प्लीज़ आप टिफ़िन सर्विस शुरू कीजिए ना। यह सुनकर सविता कुछ सोच में पड़ गई। अंदर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी ये कैसे संभव है? इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं? लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? अचानक सोचते सोचते उसकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। नीता और विशाल का घर कुछ ही दूरी पर था। नीता को फ़ोन करके उन्होंने अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफ़िन सर्विस शुरू करने की में उसकी मदद मांगी। 2 ही दिन में नीता की मदद से सविता जी ने अपना काम शुरू कर लिया और अपनी मदद के लिए 2 लड़कियां भी रख लीं, जो सारा दिन भाग दौड़ का काम संभालती थीं। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को सविता जी से इतना लगाव हो गया कि उनके घर किराए पर भी रहने लगीं। अब सविता जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने सविता जी के खाने की तारीफ करते हुए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो तो जैसे आग की तरह फैल गई और सविता जी के बनाए खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका काम और भी बढ़ गया। उधर उनकी बहू ने जब वीडियो देखी तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। तुरंत रवि को दिखाते हुए बोली, देखो तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कितना कमाती होंगी? बाप रे बाप, तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अपनी माँ से ही कुछ मदद मांग लो। उनका काम इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हम उन्हीं के पास जाकर रहें। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा ना। यह सब देखकर रवि की हैरानी का तो ठिकाना ना रहा। पत्नी का कहना मानकर रवि ने अपनी माँ के पास जाने की योजना बनाई। अगले ही दिन दोनों अपनी बेटी के साथ सविता जी के घर पहुँच गए। वहाँ का दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ तो जैसे मेला सा लगा हुआ था, सारी तरफ चहल पहल थी। मीडिया वाले माँ जी का इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप को आज वह अपने ही घर में उपेक्षित सा महसूस कर रहे थे। सविता जी ने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करके अपने काम में लगी रहीं। भीड़ थोड़ी कम होने पर बहू बेटा दोनों सविता जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। सविता जी ने चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपनी पोती को इतने दिनों बाद देखकर प्यार किया और फिर अपने काम में लग गईं। इतने में रवि ने पीछे से आवाज़ लगाई, माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। सविता जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बुढ़ापे में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की काम वाली बाई बनकर नहीं। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार हैं। लेकिन माँ, इस घर पर हमारा भी कुछ हक है। बहू माया ने कहा, हक? हक तो तुम लोगों का उस दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन मैं और तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकले थे। दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खा कर जाना। रास्ते के लिए भी तुम्हारे लिए टिफ़िन पैक करवा देती हूँ। कहते हुए सविता जी अपने काम में मस्त हो गईं। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गर्व की मुस्कान थी।
दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।